गाइस एंड गर्ल्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे प्यारे बच्चों, आ गया मैं खमागणी सा। खमागणी की होलो क्या कौरबे की कौरबे आ गया हूं मैं। सर आई नहीं किया। सर आ जाएंगे रे बेटा। 1 मिनट सर लेट हो गई तो बच्चे एकदम रो रही। कोई बात नहीं बेटा, आ गए हैं तो नमस्ते, नमस्कार, आदाब ते सत श्री अकाल। मैं आ गया हूं आपके सामने आज का फिर से एक रंगारंग कार्यक्रम लेके। कल हम लोगों ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट का बहुत ही मतलब ऐसे कह सकते हैं लाइटर नोट पे इंट्रोडक्शन किया था कि ये सब्जेक्ट क्या है इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या क्या कवरेज होने वाला है, बुक्स का नॉलेज दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट टुडे विल बी स्टार्टिंग विद टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। टुडे विल स्टार्टिंग विद डेफिनेशन, विल बी राइटिंग द कॉन्सेप्ट। सो आज से हमारा बेसिकली सिलेबस स्टार्ट होता है। तो कैसे हो बच्चा? सर आप साउंड लो हैं। नहीं बेटे, नहीं बेटे, साउंड लो नहीं है बेटे। तो बच्चों, कल का मेरा एक एग्जाम्पल छोटा सा ही था, एक बार उसे फटाफट रिकॉल करते हैं। भाई साहब, मुझे घर बनाना था, और जब मुझे घर बनाना था तो मैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे परम मित्र, मेरे जिगरी मित्र के पास गया। मैंने बोला भाई साहब, मुझको घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए मैं क्या करूं, इतना सारा खर्चा आएगा, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो उन्होंने बोला कुछ मत करो, इसे एक रजिस्टर में मेंटेन करो। और उन्होंने मुझे एक फॉर्मेट बता दिया। तो मैंने जो ब्रिक्स का पेमेंट दिया, स्टील का पेमेंट दिया, सीमेंट का पेमेंट दिया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट दिया, चार्जेस वगैरह दिए, मैं उसमें लिखता गया। फिर उन्होंने बोला मटेरियल को मटेरियल की कॉलम में लिखना, लेबर को लेबर की कॉलम में लिखना, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस की कॉलम में लिखना। मैं लिखता गया, टोटल क्या, समराइज क्या। फिर वैष्णवी के पिताजी को बुलाया बेटा। वैष्णवी के पिताजी क्या बोलते हैं कि यार आपका तो काम मैं 80,000 सस्ते में करवा देता, 23 लाख नहीं, आपको 22,20,000 लगते हैं। अब भैया देखो, ये सारी डिटेल्स मेंटेन करने के बाद ही तो मुझे पता चला कि यहां पर मेरा पैसा, मेरा खर्च बच सकता था। तो यहीं से हमें 4 डेफिनेशन मिलकर आती है। सबसे पहले तो कॉस्ट की। कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर? खर्चा, एक्सपेंस। ठीक है, वो जो ब्रिक्स पे 3 लाख किया, सीमेंट पे 6 लाख किया, स्टील पे किया। फिर कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो भी मेथड और टेक्निक मैं अपना रहा हूं, चाहे रजिस्टर मेंटेन कर रहा हूं, चाहे स्टेटमेंट मेंटेन कर रहा हूं, जिस भी तरीके से कर रहा हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या? इट्स प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। और लास्ट में कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से कोई डिसीजन लेना। हाँ भाई साहब, मैंने महंगे में घर बनाया, सस्ते में बनाया, अगली बार से आपसे कांटेक्ट करूंगा, अपने दोस्त से काम नहीं करवाऊंगा। ये कहलाया जाता है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। हम कॉस्ट निकालना भी सीखेंगे और उसकी मदद से कोई ना कोई डिसीजन लेना भी सीखेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। इन शॉर्ट, कॉस्ट भी पढ़ेंगे, कॉस्टिंग भी पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, पर चारों में डिफरेंस होता है। आज डिटेल में पढ़ाई यला। सबसे पहले तो भैया, व्हाई अंडरस्टैंडिंग कॉस्टिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। जब तक कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग से नहीं पूछते, तब तक हम कई बार इसे इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। हम लोग कई बार इसे इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, आप देखेंगे भी। ठीक है, तो यहां पर कॉस्टिंग लिखा है, या फिर व्हाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आज आप लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, व्हाई अंडरस्टैंडिंग कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। लिखेंगे आज आप, ये लिखना है आपको। मैंने कल बता दिया था, अगर आप सही तरीके से कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझते हैं तो आप प्रोडक्ट की सही कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं, आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सही कॉस्ट कैलकुलेट करके आप कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। इंप्लॉइज को आप कॉस्ट सेविंग्स, कॉस्ट रिडक्शन के टारगेट दे सकते हैं, उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। कॉस्टिंग को समझ के आप बिजनेस के नेचर, वहां पर यूज होने वाली कॉस्टिंग की टेक्निक्स को समझ सकते हैं। आप अपना ऑडिट कुशलता से कर सकते हैं। ये सारे एडवांटेजेस हैं। दिस इज इंक्लूसिव, और भी बहुत सारे होंगे। मेरी आवाज धीरे आ रही है ऐसा एक बच्चा कह रहा है, एक बिटिया कह रही है, जस्ट अ गर्ल, जस्ट वन गर्ल। तो बेटा, हो सकता है आपके फोन में कोई इशू हो, कोई पंगा सी। ਤੁਹਾਡੇ फोन ਵਿੱਚ कोई पंगा सी, अस्सी दा फोन ते चांगला 40 सी। चलिए लिखें बजा बाटी, आपको लिखना ही है। मैं अक्सर स्लाइड से नहीं पढ़ाता हूं, सिर्फ इनिशियल लेक्चर 1-2 के अंदर स्लाइड्स लिख रहे हैं, बाकी हमें स्लाइड से नहीं लिखना है। तो लिखिए बेटा, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। व्हाई अंडरस्टैंडिंग कॉस्टिंग इज रियल इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, डिटरमाइन कॉस्ट एंड करेक्ट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। टेक करेक्ट बिजनेस डिसीजन। मैंने आपको बताया था ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही है डिसीजन लेना।
तो अगर आप कॉस्टिंग सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप डिसीजन भी ले पाएंगे। अब आप ये मत बोलिएगा सर वो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हम लोग। मेरी वॉल्यूम तो यार बेटा सही थी। आप लोग बोल रहे हो कितने बच्चों को वॉल्यूम कम आ रही है? पूरा लिख लिया आपने, बहुत तेज लिखते हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप सही कैलकुलेशन करके कॉम्पिटिटर से तो आगे ही निकलेंगे। ओके ईश, बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने बढ़ाई है। अब देखिए एक बार, बढ़ा सकते हैं। बहुत सही आवाज आ रही है बेटा मेरी, एकदम सही है बेटा। लिखिए फटाफट लिखिए। जल्दी जल्दी लिखने का रे बाबा। डन, वेरी गुड। तो बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इतना बेसिक प्रिमिटिव क्वेश्चन ना ही पूछे तो बढ़िया है, पर पूछ सकते हैं। आइए मैं आपको ना कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स देता हूं, फिर हम आज डेफिनेशंस भी लिखेंगे। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम्पल देता हूं और फिर अभी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देने के बाद डेफिनेशन लिखेंगे। आज से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। शुरू करें। सर आप बहुत क्यूट हो। अरे 32 साल का हो रहा हूं और लोग मुझे क्यूट बोल रहे हैं, इसे मैं उपलब्धि समझूं या क्या समझूं? सर आपकी वॉइस एकदम सही आ रही है। हाँ बेटा 12,000 का माइक लिया है, आवाज तो अच्छी आनी ही चाहिए। देखो शक्ल का कुछ नहीं कर सकता मैं, बाकी माइक आवाज का कर सकता हूं। ठीक है बच्चा बड़ी, बच्चा बड़ी आइए आज आपके सामने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेता हूं, सही कॉस्ट कैलकुलेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आज हम किसको ले, हम दीपक को लेते हैं। दीपक, दीपक। तो बेटा दीपक के पापा का एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट का नाम है बेटा काके की रसोई, KAKE, काके दी रसोई। ठीक है, अब इस काके दी रसोई के बारे में सुनिए। ये काके दी रसोई के अंदर जो सबसे ज्यादा हिट चलने वाला कॉम्बो है, सबसे ज्यादा चलता है भाई साहब, कौन सा कॉम्बो है? वो है भाई साहब छोले भटूरे, नहीं नहीं, पनीर टिक्का मसाला और गार्लिक बटर नान विद सिरके वाला प्याज प्लस नींबू कांदा। क्या बात है सर, ये कॉम्बो है। हाँ, पनीर टिक्का मसाला बटर मार के, फिर गार्लिक, क्या BN क्या लिखा, गार्लिक नान लिखा मैंने, GBN पता नहीं क्यों। हाँ गार्लिक बटर नान, फिर बेटा सिरके वाला प्याज और साथ ही साथ नींबू कांदा। बहुत ही बढ़िया कॉम्बो है बेटा, देखना है तुमको? आए ओए होए 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 होए, मजा आ गया जी। ये इनका एकदम हॉट सेलर कॉम्बो है। भूख लग गई देख के? यस सर भूख तो लग गई। अब ये जो कॉम्बो है इसके पापा रेस्टोरेंट रन करते हैं, काके दी रसोई, वो 170 रुपीज में सेल करते हैं। हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, रोज के कम से कम 200 प्लेट तो बेच ही देते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स ये तो बेची जाती है। सर मुंह में पानी आ गया, ओए होए 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 होए, बहुत पानी आएगा अभी मुंह में। अभी क्या हुआ, इसके पापा का काम चंगा चल रहा है, सी एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, चला रहे हैं। अभी दीपक के पापा को ना थोड़े दिन बाहर जाना पड़ा, जलंधर जा रहे हैं रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो इन्होंने बोला दीपक अब तू इतना बड़ा तो हो चुका है कि मैं तेरे भरोसे 4 दिन रेस्टोरेंट छोड़ के जा सकता हूं, और मैं ये उम्मीद से जा रहा हूं
कि जितना सेल में अचीव करता हूं उससे ज्यादा ही तू अचीव करे, ठीक है। बाकी ये हमारे मैनेजर है, तुम इनसे बातचीत करके जो छोटे मोटे निर्णय लेने ले सकते हो। अब मैं सीधा 15 डेज बाद ही आऊंगा बेटा, ठीक है। तो बोले पापा वैसे हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है? तो बोलता है हमारा मार्जिन बेटा 20% है। क्या बोलता है? हमारा मार्जिन 20% है, ठीक है। 34,000, क्या बात है, 20% मार्जिन पे काम करते हैं। इसने बोला ठीक है पापा। फिर बेटा दीपक आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपक आज होटल में आया, अपने रेस्टोरेंट में आया, और उसने मैनेजर साहब को बुलाया और मैनेजर साहब से पूछा, मैनेजर साहब हम ये 170 रुपए में बेचते हैं। मैनेजर साहब बोला हाँ जी 170 में बेचते हैं। तो बोला एक बात बताइए, इसका ब्रेक डाउन करके बताइए, ठीक है, इसका आप ब्रेक डाउन करके बताइए। तो बोलते देखिए जी, जो पनीर लगता है वो 20 रुपए का लग जाता है, जो मसाले हैं वो 10 रुपए के लग जाते हैं, खास मसाले हमारे। ये जो बटर नान हम बनाते हैं ये करीब करीब 2 नान देते हैं, हमको 30 रुपए पड़ता है, क्योंकि गार्लिक और बटर काफी लगता है। ये सिरके वाला प्याज जो है ये तो क्या 5 रुपए में बन जाता है। और ये नींबू और कांदा तो घर की खेती है साहब, फिर भी 5 रुपए चलिए आप इसके मान लीजिए। तो बचा बाटी 20 प्लस 60 70, ये बोलता है 70 रुपए में बन के तैयार होता है। बेटा दीपक का दिमाग फट जाता है, बोलते अरे मोरी मैया, ये तो 70 रुपए में घर पे बन के तैयार हो जाता है, और पापा जी इसको इनानू 170 रुपए में बेच रहे हैं। पापा जी तो बहुत लूट रहे हैं कस्टमर को, और पापा को लग रहा है 20% मार्जिन है। ना ना, पापा की गलतफहमी है। मैं एक काम करता हूं, ये 70 रुपए की चीज 30% मार्जिन पर बेचता हूं। 21 रुपीज ऐड किया, 30% मार्जिन ऐड करके 91 में सेल करा। इसने बेटा बाहर बोर्ड भी लगा दिया, यहां पे लिखा था वाहे गुरु, और यहां पे लिखा था, एक सेकंड ना बच्चा बाड़ी, जोमाटो वाला है, तो यहीं से गाइड करते हैं मैंने। तो भैया वाहे गुरु लिखा था, यहां पर लिखा था पनीर टिक्का मसाला कॉम्बो 170 रुपए पे खाट खाट खुड़िया मार के 91 कर दिया। अरे भाई साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, लोगों की लाइन लग गई, 10-10 किलोमीटर तक की लाइन लगी। सर इतनी ज्यादा? चलो ये तो थोड़ी ज्यादा ही हो गई। एक सेकंड यार, ये जोमाटो वाला है, चलो ले लेगा, ठीक है। भैया लाइन लग गई, 10 किलोमीटर से ज्यादा, बोले 1 किलोमीटर दूर की लाइन लग गई। और बेटा इसकी आंखें चमकने लगी, बोले पापा विल बी सो प्राउड ऑफ मी। पापा बस आप 15 दिन बाद आइए, ठीक है। 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, पापा बस आप 15 दिन बाद आइए, आप खुश हो जाएंगे। आपके बेटे ने कमाल कितना सी, 200 नहीं साहब 2000 प्लेट बिकियासी, ठीक है। पापा साडा बिजनेस चंगासी, एकदम ही बढ़िया बिजनेस बोल दिया, ठीक है। 15 दिन बीत गए, 15 दिन बाद पापा आए। पापा बोले बेटा बिजनेस कैसे चल रहा है? बोले पापा मैंने आपको पछाड़ दिया, ऐसा वैसा ने बुरी तरीके से पछाड़ दिया। 200 प्लेट बेचते थे ना आप, मैं 2000 प्लेट का एवरेज बेच रहा हूं। नौकर सिर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, पागल हो गए इतना खाना बना के। 20 स्टाफ की हायरिंग करी है मैंने। ये कटलरी वगैरह का जो ट्रक देख रहे हो ये अपना ही है पापा, अपने आ रहा है। पापा बोले वाह बेटा वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। एकदम क्राई आ गया पापा को। पापा बोले ये ऐसा किया कैसे तूने कमाल? तो बोले पापा 91 रुपीज कर दिया और मार्जिन भी 30% कर दिया, आपके बिजनेस से ज्यादा तो मैं यहां पर कमा रहा हूं। पापा बोले ओए खोते इधर बैठ। पापा जी ने उसे बिठाया। पापा बोले तेरा कैलकुलेशन समझा तो मुझे। तो बोला कि मैनेजर साहब ने मुझे बताया 70 रुपए हमारा खर्चा आता है। तो बोले हाँ वो 70 रुपए तुम्हारा खर्चा आता है। तो बोले बस इसके ऊपर मैंने 30% मार्जिन ऐड किया, 91 में बेचा, क्या गलत किया मैंने? बोले खोतिया
ये जो मैनेजर है इसकी सैलरी, ये स्टाफ की सैलरी, ये इंश्योरेंस, ये डेप्रिसिएशन, ये रेंट और बहुत सारे खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, कटलरी, इन सब का खर्चा कौन देगा? तो बोले पापा इनका खर्चा कितना ही आता होगा? बोले इनका साल भर का खर्चा 25 लाख रुपए आता है। ठीक है, 25 लाख रुपए आता है और डेली हम 200 कस्टमर के हिसाब से 70,000 कस्टमर को खिलाते हैं। तो करीब करीब 35 रुपए तो इसी का खर्चा है। चलो इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको हम 35 लाख 42 लाख कर देते हैं। तो बोले 60 रुपए तो इसी का खर्चा है। कुल मिला के घर में ही हमें 130 रुपए में पड़ता है, तब जाके मैं इसे 170 रुपए में बेचता हूं, तब जाके मेरा मुनाफा होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ये बोल रहे हैं इसके अलावा भी अदर खर्चे हो जाते हैं 20-30 रुपए के। तूने जो कॉस्ट कैलकुलेशन करी बेटा, तूने इसके अंदर सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा जोड़ा है, बट अदर खर्चे तूने जोड़े नहीं। तूने जब कॉस्ट प्राइस ही गलत कैलकुलेट करी, सेलिंग प्राइस भी गलत कैलकुलेट करी और 21 रुपीज का प्रॉफिट तो छोड़ो, घर में 130 रुपए बनने वाली चीज हमको 91 में बेचनी पड़ रही है, तुम्हारा नुकसान हो गया। बच्चा आई कांट सी योर मैसेजेस। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? तो बेटा यहां पे लेबा का देबा पड़ी, यहां पर तो पैसे कमाने की जगह नुकसान हो गया। यहां पर हर एक प्लेट के ऊपर इसे 39 रुपीज का नुकसान हो गया। रोज की 2000 प्लेट इंटू 15 दिन, 39 इंटू 2000 इंटू 15, बैठे बैठे पापा के 11,70,000 रुपए पे बेटा चूना लगा गया ये। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे प्यारे चुन्नू बच्चों, मुन्नू बच्चों, आप लोग इस तरीके से कैलकुलेशन अगर करेंगे गलत कॉस्ट का, तो गलत सेलिंग प्राइस आएगी और आपको लगेगा आप प्रॉफिट में बेच रहे हो, पर आप लॉस में अपना काम कर सकते हो। पापा को चूना लग गया सी। गेटिंग माय पॉइंट? आप तो कॉस्ट से भी कम में बेच दिए। तो करेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक और एग्जाम्पल लेंगे, उसमें थोड़ी देर बाद ये रिक्शा वाले को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर आप सही सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सही कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो सही सेल प्राइस और सही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी तय कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो भैया बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉस कर बैठा दीपक। दीपक वॉज स्माइलिंग बट हंसते चेहरे थे, ये मतलब नहीं उन्होंने कोई गम नहीं है, गम दी बरसात हुई। ठीक है, आपको समझ में आया बेटा मैंने क्या एग्जांपल लिया? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट किया जिसमें ये दिख कर आ रहा था कि सर सही कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे तो सेलिंग प्राइस भी गलत कैलकुलेट हो सकती है और आप लॉसेस इनकर कर सकते हो जहां आपको लग रहा था प्रॉफिट कर। इसके पापा तो फिर भी मुनाफा कमा रहे थे, 170 रुपए में सेल कर रहे थे, 130 रुपए का खर्चा था, 40 रुपए पर प्लेट कमा रहे थे, इंटू 200 प्लेट, डेली का 8,000 कमा रहे थे बेटा। ठीक है, इंटू 30 दिन अगर रेस्टोरेंट कर रहे थे तो भी 2,40,000 रुपए लेकर आ रहे थे। इसने तो 15 दिन में 11 लाख का लॉस कर दिया। पापा को चूना नहीं गुटका लगा दिया। अच्छा ठीक है, तो शुरू करते बेटा एक एक डेफिनेशन से। तैयार हो मेरे प्यारे बच्चों? डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की परिभाषा। सर ये कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सर आपने तो बताया था कॉस्ट का मतलब तो खर्च होता है। अभी हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। तो बच्चा पार्टी, बैक टू द टॉपिक, बैक टू द डेफिनेशन। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंस विच इज आइदर एक्चुअल, expense which is either actual or notional, which is either incurred or attributable। सर ये नहीं समझा, आपने तो बोला था कॉस्ट का मतलब खर्च होता है, अब आप इसमें एक्चुअल और नोशनल, इनकर्ड एंड एट्रीब्यूटेबल, ये क्या शब्द लेकर आ रहे हो? आइए इन शब्दों को समझते हैं। तो कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंस विच इज आइदर एक्चुअल और नोशनल, which is either incurred or attributable to a specific activity। पहले इसे समझिए। अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज एक्चुअल, एक्चुअल खर्चा तो सर समझ में आता है, जो हम खर्चा किसी को पे करते हैं, प्रत्यक्ष पे करते हैं, दैट इज एक्चुअल। बट व्हाट इज दिस नोशनल एक्सपेंस? इसका एक एग्जांपल समझिए। आप सभी बच्चों को पता है मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है,
जैसे मैं अभी घूमने गया था, परसों ही वापस आया, मैं मुक्तेश्वर गया था, नैनीताल गया था, और कौन सी जगह थी, अल्मोड़ा करके जगह है, वहां घूमने गया था। तो वहां पर बेटा ट्रैवलिंग, स्टे, फूड, एक्टिविटी, शॉपिंग मिला के मेरा करीब करीब, ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, 15,000 ही हुआ। गेस्ट क्या स्टे कर रहे थे, ये मेरी जेब से गया, ठीक है, ये मेरी पॉकेट से गया। तो ये तो सर एक्चुअल खर्चा था। लेकिन उस दिन मैं कैंची धाम में भी रुका था, आपको पता होगा बाबा नीम करोली का आश्रम, कैंची धाम में रुका था। अब जब मैं कैंची धाम में रुका था, तो उस दिन मैं लेक्चर नहीं ले पाया, और लेक्चर नहीं ले पाया तो एक लेक्चर ना लेने के कारण लेट से मेरा 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। 2 घंटे लेक्चर नहीं ले पाया, 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो मेरे लिए अगर आप सच में खर्चा पूछोगे तो 15,000 तो वो थे जो जेब से दिए, और 2,000 रुपए वो थे जो मेरे लिए नोशनल कॉस्ट है, मेरे लिए खर्चा था 17,000। अब ये जो नोशनल एक्सपेंस है ना, कितना इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, आइए समझाने की कोशिश करता हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जैसे तुम्हें पता है अभी शांतम सर है, शांतम सर मलेशिया जाने वाले हैं। शांतम सर न्यू दिल्ली से कुआलालंपुर मलेशिया जाने वाले हैं, बाय फ्लाइट जाएंगे सर। ये प्लेन है, ठीक है, केएल इंटरनेशनल प्लेन से जाने वाले हैं सर। अब बेटा सर के पास दो ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1, सर रात को निकले 10 PM, सॉरी सर शाम को निकले 6 PM, और वहां पर पहुंच जाए लगभग लगभग 10-11 PM, जहां पर उनका टिकट का कॉस्ट हो रहा था लेट से 40,000 रुपीज जेब से देने पड़ते। ऑप्शन नंबर 2, सर अगले दिन सुबह 7 AM निकले, और वहां पर सर पहुंच जाएं लगभग लगभग 12 PM पर, जहां पर टिकट का कॉस्ट आ रहा था 43,000। आप बताइए सर ने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए था, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? 10-11 बजे पहुंचे, होटल चले जाते थे, उसके बाद बताएं कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए था, बताएं। सर सबको लग रहा होगा देखने पर पहला ही ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए था, पर अगर आप दूसरा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे तो आप 12 बजे पहुंचेंगे, इमिग्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करके 2 बजे होटल में पहुंचेंगे, और 2 बजे से अपना दिन स्टार्ट करेंगे, 2 बजे आप चेक इन करेंगे। आपका उस दिन का 10,000 का होटल का खर्चा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 6 बजे निकलते हो तो आपका 10,000 रुपए का होटल का भी एक खर्चा आएगा। तो कुल मिला के इस केस में सर को ये 50,000 पड़ता, लेकिन मैंने 43,000 वाली फ्लाइट सर को करवा के दी। मैंने बोला सर आपको 40 वर्सेस 43 में 43 महंगा लग रहा होगा, पर ये 40,000 वाली फ्लाइट जो है इसमें आप पहुंचोगे, आपको सर वैसे भी होटल से आप 11-12 बजे ही निकलोगे, आप 2 घंटा लेट निकल के 10,000 बचा सकते हो। सो दिस इज द बेनिफिट यू विल बी गेटिंग। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? सर रात को 11 बजे पहुंचते तो डेफिनेटली सर को कुछ घंटे के लिए भी होटल करना पड़ता, लेकिन वहां 12 बजे पहुंच गए, इमिग्रेशन वगैरह सारी चीजें क्लियर करके 1 बजे भी पहुंच गए, तो सर बड़े आराम से अपना पैसा बचा सकते हैं। आप समझ रहे हो? इसका मतलब यह है सिर्फ आपको एक्चुअल 43 और 40,000 नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना चाहता था, मैंने रिक्शा करवा ली बेटा, मैंने रिक्शा वाले को बोला मेरे को ले चल, रिक्शा वाला चल रहा था बेटा, बीच में ही पॉइंट एक्स आया, और मैंने इसको बोला मेरे को यहाँ पे छोले भटूरे खाने, थोड़ी देर रुक जा। वो 15 मिनट रुका, तो मैंने देखा जब मैं रिक्शा से उतरा था मीटर में 100 रुपए दिख रहा था, मीटर का चार्ज। और जैसे ही उसने रिक्शा वापस से चालू करी, ये पॉइंट एक्स से वापस बी जाने के लिए, बेटा रिक्शा का मीटर 130 से स्टार्ट हुआ। मैंने बोला भाई साहब 100 रुपए तो मेरे को समझ में आता है, मीटर में दिख रहा था, ये 30 रुपए, गाड़ी तो चली नहीं, यहीं पर खड़ी थी, आपने क्यों चार्ज किए? तो बोले ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपने आधा घंटा लगाया, ये ट्रिप मैं जल्दी कंप्लीट करके कोई और अगली ट्रिप लेके 2 पैसा और कमा सकता था। तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस इज ऑल्सो कॉस्ट। तो कॉस्ट के अंदर सिर्फ एक्चुअल नहीं, नोशनल खर्चे भी जोड़ते हैं। जब कभी मुझसे बच्चा पूछता है ना सर आप इस पर्टिकुलर दिन तो फ्री हैं, या इस पर्टिकुलर दिन हमारे साथ कहीं बाहर चलिए, ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूं देख
तेरे साथ आने में मेरा कोई खर्चा नहीं है, पर उस दिन मैं लेक्चर नहीं ले पाऊंगा तो जो मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस है दैट इज ऑल्सो माई कॉस्ट. सो फॉर अ कंपनी एक्चुअल एंड नोशनल बोथ आर इंपॉर्टेंट. एक और एग्जांपल लीजिए. मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरी खुद की बिल्डिंग है. अब मैं वहां पे कोचिंग सेट करना चाहता हूं. मैं कोचिंग सेट करके 5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता हूं, लेकिन वही बिल्डिंग अगर मैं रेंट पर दूं तो 7 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता हूं, तो मुझे 7 लाख पे दे देना चाहिए. ठीक है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नोशनल कॉस्ट का मतलब ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. तो कॉस्ट नॉट ओनली इंक्लूड्स द एक्चुअल कंपोनेंट बट ऑल्सो इंक्लूड्स द नोशनल कंपोनेंट. क्या पॉइंट समझा? तो एक्चुअल तो मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बेटा. एक्चुअल का मतलब जो आपने सच में खर्चा किया. नोशनल को जरूर डिफाइन कर लीजिएगा. नोशनल को जरूर डिफाइन कर लीजिएगा. नोशनल दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नोशनल का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मतलब ये सच में नहीं लगी है, पर सर इतना हमारा नुकसान हो सकता है. समझ रहे? वेटिंग चार्जेस. समझ रहे हैं आप मेरी बात? नेक्स्ट. एक ही चीज 4 बार बच्चा पूछ रहा है. लिखा नोशनल मतलब, तो नोशनल ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वही तो लिख रहा हूं बेटा. फाउंडेशन में पढ़ा नहीं? इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाया तो था मैंने फाउंडेशन में. नेक्स्ट. विच इज इनकर्ड. इनकर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? जो आपने सच में किया है. इनकर्ड का मतलब होता है सच में खर्च किया. और एट्रीब्यूटेबल मतलब जो आप पे चढ़ा दिया गया है. सर क्या मतलब? एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर मैंने ले लिया है. अनअकैडमी है, अनअकैडमी है, उसका मैंने ऑफलाइन सेंटर ले लिया. तो ये रहा मेरा ऑफलाइन सेंटर. ठीक है. यहां का बेटा फ्रेंचाइज जो है वो मैंने ले ली. अब यहां पर सैलरी मैं पे कर रहा हूं सामने वाले को. रेंट का खर्चा मैं सामने वाले को दे रहा हूं. इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा मैं सामने वाले को दे रहा हूं. कंज्यूमेबल स्टोर छोटे मोटे सामान का खर्चा मैं पे कर रहा हूं. लेकिन मेरे पास अनअकैडमी के बैंगलोर ऑफिस से एक बिल आया 3 लाख रुपए का. तो मैंने अनअकैडमी को कॉल किया कि ये सैलरी यहां के टीचर्स की 20 लाख रुपए साल की मैं दे रहा हूं, रेंट मैं दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी मैं दे रहा हूं, कंज्यूमेबल स्टोर छोटे मोटे सामान का खर्चा मैं दे रहा हूं. ये आपने हेड ऑफिस के नाम की मुझ पे फीस लगा रखी है 3 लाख रुपए. ये क्या है? ये खर्चा मैंने तो किया ही नहीं है. तो बोलते हैं आपने खर्चा नहीं किया है, पर जो हेड ऑफिस बैठा है बैंगलोर में, बैंगलोर ने आपके बिहाफ पर मार्केटिंग करी, एडवर्टीजमेंट करी, आपके बिहाफ पर बहुत कॉस्ट इनकर करी है, बहुत सारी कॉस्ट इनकर करी है. अब बैंगलोर में बैठ के हमने आपके बिहाफ पर खर्चा किया, वो खर्चा भी तो हम आपके ऊपर चढ़ाएंगे. वैसे तो हमने 3 करोड़ का खर्चा किया, पर हमारे 100 सेंटर है तो सभी सेंटर पे 3-3 लाख रुपए चढ़ा रहे. तो ये खर्चा मैंने स्वयं नहीं किया, मेरे बिहाफ पर कोई और कर चुका है, वो मेरे ऊपर डाल दिया गया. क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? रॉयल्टी भी कह सकते हो, सो नाम कुछ भी दे सकते हैं उसको. आप एचओ फीस बोल सकते हैं, उसे आप रॉयल्टी बोल सकते हैं, आप उसे टेक्निकल फीस बोल सकते हैं, उसे आप सपोर्ट फीस बोल सकते हैं. तो ये वो खर्चा है जो मैंने स्वयं नहीं किया, पर मेरे बिहाफ पर हो गया है, मेरे ऊपर चार्ज कर दिया गया. ठीक है. एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है तो खर्चा एक्चुअल भी हो सकता है जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है सर, वेटिंग चार्जेस वगैरह, या आपका लॉस हो सकता है, या फिर जैसे मैंने शांतम सर का एग्जांपल दिया, सर अगले दिन अगर पहुंचते हैं, उनका टिकट देखिए मैंने किया ही इस तरीके से कि वो अगले दिन पहुंचे. अगले दिन पहुंचे तो सर वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉस्ट. कुछ खर्चे ऐसे जो मैंने स्वयं किए हैं, कुछ खर्चे ऐसे जो हेड ऑफिस ने मेरे पर डाल दिया, सभी कॉस्ट है.
तो कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विच इज आइदर एक्चुअल और नोशनल, इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफिक एक्टिविटी। मैं अगर एक सेंटर रन कर रहा हूं तो कुछ खर्चे एक्चुअल भी करूंगा, कुछ मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, कुछ खर्चे मैंने सच में स्वयं किए हैं, कुछ खर्चे मेरे ऊपर चार्ज कर दिए गए, लेकिन सभी कॉस्ट है। हाँ, वैसे डिस्टिंग्विश मत करो, एक्चुअल और इनकर्ड को डिस्टिंग्विश मत करो, एक्चुअल वर्सेस नोशनल, इनकर्ड वर्सेस एट्रीब्यूटेबल। एक्चुअल मतलब थर्ड पार्टी को पेमेंट गया, नोशनल मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनकर्ड मतलब स्वयं किया, और एट्रीब्यूटेबल मतलब स्वयं नहीं किया, हमारे ऊपर चार्ज कर दिया गया। आप एक्चुअल वर्सेस इनकर्ड को कंपेयर मत करो, एक्चुअल वर्सेस नोशनल को करो, इनकर्ड वर्सेस एट्रीब्यूटेबल करो। अब आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट, झट पट पटापट। लक्ष्मी जी घर के अंदर। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, है कॉस्टिंग की एबीसीडी, जो मैं आपको कह रहा था ना। लिख लिया। अच्छा, नीचे जो उसकी मीनिंग है वो लिख लिया। नोशनल का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसे भी इंक्लूड करेंगे। इनकर्ड मतलब जो हमने प्रत्यक्ष किया है, और एट्रीब्यूटेबल का मतलब जो हमने इनकर नहीं किया बट हम पे चार्ज कर दिया गया, चढ़ा दिया गया। मैं एट्रीब्यूटेबल का आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एट्रीब्यूटेबल का एक और एग्जांपल, बेटा मेरा स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर ना मैं दिन की 3 क्लासेस लेता हूं। कौन कौन सी 3 क्लासेस लेता हूं आपको बताता हूं। मैं लेता हूं एक इकोनॉमिक्स की क्लास, एक लेता हूं कॉस्टिंग की क्लास, और एक लेता हूं बेटा एफएम की क्लास। मैं एक और अलग तरीके से बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग और एफएम। मेरा टोटल जो स्टाफ को खर्चा जाता है वो खर्चा जाता है 12,000 रुपए। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर 4,000 चार्ज कर दिया। मैंने बोला इकोनॉमिक्स के नाम पे 4,000, कॉस्टिंग के नाम पे 4,000 और एफएम के नाम पे 4,000। अब बेटा मुझे बोला गया है कि 11th 12th की भी थोड़ी बहुत क्लासेस ले लो। तो हमने क्या किया, 11th 12th की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी। अब मेरे स्टाफ को तो मैंने फुल टाइम रखा है। कभी कभी मेरी एक क्लास चलती है तो भी 12,000 देता हूं महीने के, 3 क्लास चलती तो भी 12,000, अब 4 क्लासेस चल रही तो भी 12,000। तो मैंने क्या किया, फॉर अकाउंटिंग पर्पस हर एक क्लास के ऊपर 3,000 रुपए चार्ज कर दिया। मेक सेंस। पर जरा आप थोड़ा गहराई में जाके सोच के देखिए, क्या मेरे 11th और 12th के इस नए वेंचर के कारण कोई एक्स्ट्रा खर्चा लगा क्या? आप जरा सोच के देखो, क्या मुझे स्टाफ को सच में कोई, वो तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए मैंने हर एक के ऊपर 3,000 रुपए चार्ज किया, पर क्या 11th और 12th स्टार्ट करने से कोई एक्स्ट्रा खर्चा लगा? नहीं लगा। पर भी 11th और 12th का पीएनएल जब बनाऊंगा उसमें 3,000 का खर्चा दिखाऊंगा, नहीं लगा है 3,000 का खर्चा। पहले भी 12,000 लग रहे थे, आज भी 12,000 लग रहे हैं। स्पेसिफिकली 11th और 12th के लिए कहां पैसे लगे, वो तो मैंने 4 में बांट दिया 3 में बांटने की जगह। तो जब मैं 11th और 12th का पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा उसमें 3,000 का खर्चा देखूंगा, तो ये जो 3,000 का खर्चा है ना, सच बताऊं तो ये 11th 12th के लिए लगा ही नहीं है, बस उस पर चार्ज कर दिया गया। एट्रीब्यूटेबल का मतलब तो चढ़ा दिया है मेरे ऊपर। मैंने मेरे स्टाफ को 12,000 देने थे, मैंने मेरे स्टाफ को 12,000 ही देता हूं। पहले भी 12,000 देता था, आज भी 12,000 ही दे रहा हूं। बस वो अकाउंटिंग पर्पस के लिए 3 में बांटने की जगह 4 में बांट दिया। अब आप सोच के देखो, 11th और 12th के आने से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं हुआ है। तो मैं चाहता तो 0 भी लिख सकता था, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस मैंने 3,000 डाले। तो जब मैं 11th और 12th का सेपरेट पीएनएल बनाऊंगा, ये 3,000 का खर्चा मैंने इनकर कहां किया है, मैंने किया थोड़ी है, मैंने किसी को पे थोड़ी किया, ये तो मेरे पे चार्ज कर दिया गया। ये तो सर अकाउंटिंग फिक्शन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कॉस्ट का मतलब समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब होता है जो भी आप मेथड या जो भी आप टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट इज कॉस्टिंग। जैसे कोई रजिस्टर मेंटेन करता है, कोई अकाउंट बनाता है, कोई स्टेटमेंट बनाता है, कोई कॉस्ट शीट बनाता है, कोई बेटा कैलकुलेशन के लिए चार्ट बनाता है। तो ये जो भी मेथड्स हैं, जो भी टेक्निक्स है, ये कहलाई जाती है कॉस्टिंग।
जैसे अगर आपका प्रोडक्ट 3-4 फिल्टरेशन के थ्रू जाता है तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है तो सर्विस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन में है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स आर कॉल्ड एज कॉस्टिंग। मैं लिख देता हूं इसके एग्जांपल्स। ये सारे चैप्टर हैं, बाद में इनका मीनिंग समझेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सटपट पटापट, लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके घर वो आएंगी। डन। प्रोसेस, जब एक प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू गुजर के जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करना। ये खत्म होगी बेटा आपका, और 20 मिनट चलाऊंगा, ठीक है। छोटी छोटी मोटी मोटी बातें करेंगे यहाँ पे। डन बेटा, बढ़े हम आगे। चलिए अगली डेफिनेशन लिखिए, अगली परिभाषा लिखिए। सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? याद है मैंने रजिस्टर मेंटेन किया था, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। सबसे पहले मैंने खर्चा है या इनकम है, जो भी है, उसे आइडेंटिफाई किया, सही रिस्पेक्टिव हेड में क्लासिफाई किया। मटेरियल है तो मटेरियल में, लेबर है तो लेबर में, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में। फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया और एंड में टोटल मार के समराइज किया, दोनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सो दैट इट मे बी इट मे बी इट मे बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट एंड डिसीजन मेकिंग। और अगली डेफिनेशन लिख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब यूज ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। जल्दी जल्दी लिखने का रे भाऊ। फाउंड इंटरेस्टिंग?
Cost accounting is the process of identifying, classifying, recording and summarizing income and expenditure so that it may be used for preparation of cost reports and decision making. सर इसका प्रयोग करेंगे हम डिसीजन मेकिंग के लिए आगे चल के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से डिसीजन मेकिंग करना। समझ में आया बच्चों? अगला भी लिख लो डेफिनेशन। सर कैन यू ऑल हियर सर स्पीकिंग? यस। तेरा फोन में परेशानी है बेटा लगता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेटा आपको कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा, उन विजुअल्स के थ्रू हम बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने सुन ही रखा है कि सर एक होता है फैक्ट्री, ठीक है, एक होता है ऑफिस और एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट। इन तीनों को समझ लेते हैं विजुअली। सर कितने पेज? 400 की स्टार्ट कर लीजिए, 400 पेज की नोटबुक से स्टार्ट कर लीजिए। लेट्स मूव इनसाइड द बिजनेस फंक्शन। बचा पार्टी, डेफिनेटली आपने एक ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैक्ट्री भी होती है, ऑफिस भी होता है और सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है। तो सर इसे डिस्टिंग्विश करना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश दैट इन कॉस्टिंग। जो ऑफिस होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जो फैक्ट्री होता है उसमें प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क होता है, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है। तो जो एडमिन से रिलेटेड खर्चे वो ऑफिस में जाने चाहिए, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं वो फैक्ट्री में जाने चाहिए, और जो सेल्स से रिलेटेड खर्चे हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाने चाहिए। तो डैम श्योर कि आप लोगों को पता होगा कि फैक्ट्री क्या होता है, ऑफिस क्या होता है, सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट क्या होता है। पर चलिए मैं मेरी तरफ से भी आपको एक बार बता देता हूं। तो बेटा ये होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है? सर देखिए ये मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल, ये रहा सर डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है सर, मटेरियल है सर, लेबर है सर, ये सुपरवाइजर है, ये फ्लोर मैनेजर है, यहां से सर बिजली आ रही है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है। समझो यहां पर प्रोडक्ट बन के तैयार हो गए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। ध्यान से देखिए यहां के खर्चे कैसे हैं। यहां पर डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, वो वाला मटेरियल जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, लेबर इन्वॉल्व है, डायरेक्ट लेबर, बिजली का खर्चा जिससे मशीनें चल रही, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और फैक्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे खर्चे होते हैं। यहां पर ऑफिस के, स्टेशनरी के, आपके डायरेक्टर्स के, शेयर होल्डर्स के, ऑडिटर्स के, ये सारे खर्चे नहीं होते। यहां खर्चे होते हैं मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन से रिलेटेड लेबर का, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चों का, प्रोडक्शन से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे भी हो सकते हैं, डायरेक्ट खर्चे भी हो सकते हैं, सब कुछ होता है। मशीनें भी हैं, मशीनें पर लगने वाला डिप्रिसिएशन है, सर ऑयल लगेगा, यहां पर प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे। क्या आपको बात समझ में? नेक्स्ट गोज इज योर एडमिन डिपार्टमेंट। ये एडमिन डिपार्टमेंट ना ही प्रोडक्शन करेगा ना ही सेल्स करेगा, उसके अलावा सब कुछ करेगा। जैसे कि बैंकिंग यहां पर होगी, एचआर यहां पर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहां पर होगा, रिसेप्शन इनके पास होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट इनके पास होगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी यहां पर होगा। सर इंजीनियरिंग तो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन होता है, इंजीनियर्स प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इंजीनियर प्लानिंग करते हैं, तो वे लोग यहां पर होंगे।
सर सीईओ बैठा है, सीएफओ बैठा है, कंपनी के डायरेक्टर बैठे हैं, शेयर होल्डर्स बैठे हैं, वो सब एडमिन में बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आसानी से तो कुछ ही नहीं मिलता, आसानी से तो कुछ ही नहीं मिलता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहां पर प्रोडक्शन भी नहीं होता है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे भी लगेंगे, डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं लगेगा सर, प्रोडक्शन वाला लेबर भी नहीं लगेगा, यहाँ पर फ्लोर का सुपरवाइजर भी नहीं लगेगा, यहाँ पे शॉप फ्लोर एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे, यहाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड बिजली का खर्चा नहीं लगेगा सर, यहाँ वो खर्चे नहीं। यहाँ पर प्लानिंग से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे होते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। और तीसरा है सेल्स डिपार्टमेंट, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, ना यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है ना यहाँ पर प्लानिंग हो रही है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, इनका काम है माल बेचना। सर ये क्या इतना इंपॉर्टेंट है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फैक्ट्री, ऑफिस और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आए, तभी आप डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ पाएंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आपके लिए एलियन है, बट सिंपली स्पीकिंग फैक्ट्री के अंदर होता है प्रोडक्शन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिन वर्क चलता है, और सेल्स डिपार्टमेंट में माल बिकता है। सिंपल टू आइडेंटिफाई। कल करके मुझसे कोई पूछेगा सर मटेरियल का खर्चा किधर जाएगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। कोई मुझसे पूछेगा सर माल बेचने के लिए जो हमने सेल्समैन रखा है उसका खर्चा कहाँ जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट में। कोई मुझसे पूछेगा सर सीईओ का खर्चा कहाँ जाएगा, डायरेक्टर्स का खर्चा कहाँ पे जाएगा, ना ही वे प्रोडक्शन करते ना ही वे माल बेचते, तो हो जाएगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में। कल भी यही पूछा था, ब्लैंक पेज वाली या लाइन, ऑफ कोर्स लाइन वाली बनाएंगे। क्या आप लोगों को इतनी बातें समझ में? कूल, आर वी कूल गाइस? ओके, तो जब ये कल मैं क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा ना बेटा आपको, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सर यहां से हमको समझ में आएगा प्राइम कॉस्ट क्या होता है, ओवरहेड्स क्या होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा एक लेक्चर लग जाएगा सिर्फ इतना समझाने के लिए। ये चार्ट पूरा का पूरा कॉस्टिंग का आधार है, ये आपको समझ में आना ही चाहिए। 1 घंटा लगता है सिर्फ इस चार्ट को समझने के लिए, आप बनाने के लिए तो एक पॉइंट बना लेंगे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पर इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की समझ होना अनिवार्य है। तो वी आर कूल गाइस, तो आई विल रैप अप फॉर द डे। स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग अगला टॉपिक, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, एंड टुमारो विल कंटिन्यू एवरीथिंग ऑन द एप्लीकेशन ओनली। सो आज आपके पास एक आखिरी मौका है, आपको मिल रहा है बेटा फ्लैट 60% ऑफ मेरे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अब यहाँ पर मेरा कोड प्रो लगा सकते हैं या CA360 लगा सकते हैं, तो जो मैंने आपको फीचर्स और एड ऑन बेनिफिट्स का प्रॉमिस किया तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। इसके अलावा बेटा प्लस और आइकॉनिक दोनों में आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है। सी अश्योर के बारे में डेफिनेटली एक बार चेक कर लीजिए, सी अश्योर ऑफर अभी तक आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, अगर एक आध दिन एक्सटेंड हुआ तो डेफिनेटली उसको ले लीजिए। हम हमारी पढ़ाई कल से प्लस क्लासेस पे स्टार्ट कर देंगे, और 40 डेज की जो लीप मिलेगी, अब मैं आपको सच सच बताता हूँ, 40 डेज की जो आपको लीप मिलने वाली है, इस 40 डेज में होने क्या वाला है, आपका सीए इंटरमीडिएट के लिए माइंडसेट जो है वो प्रिपेयर कर दिया जाएगा। यू विल बी रियली रियली रियली, आई एम सेइंग, आई एम नॉट जस्ट जोकिंग, यू विल बी रियली ग्रेटफुल वन डे कि हमने 40 दिन पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि 40 दिन में पढ़ाई तो बहुत आगे चली गई है, लेकिन हमारा माइंडसेट जो है ना वो सीए इंटरमीडिएट वाला बन गया। एंड इफ यू स्टार्ट आफ्टर योर रिजल्ट्स, तो 40 दिन तो आपको, 20-30 दिन तो आपको माइंडसेट सेट करने में लग जाएंगे, तब तक सिलेबस तेजी से आगे बढ़ जाएगा। सो ये माइंडसेट का भी गेम है, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर रैंक, गो फॉर बोथ ग्रुप, अभी से स्टार्ट करें, टी10 में पढ़ाई स्टार्ट करें। सो विद दैट नोट आई एम एंडिंग माई लेक्चर टुडे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। डेफिनेटली आप सबके साथ इसे देखिए, रेकमेंड करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम 1 लाख की ओर पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करिए, क्योंकि हमें एक चीज़ का बहुत बड़ा लालच है, वो पैसे का नहीं है, वो है रिजल्ट का। और रिजल्ट लाने के लिए हम तत्पर हैं, हम अग्रसर है, हम चाहे तो बाद में बैच ला सकते हैं, लेकिन हम जल्दी लाएंगे और आपको पढ़ाएंगे। टेक सब्सक्रिप्शन एंड टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग ऑन द प्लस क्लास। नहीं है, मेरी रोज क्लास होती है, मेरी सॉरी ऑल्टरनेट है, मंडे वेंसडे फ्राइडे होती है। अभी मैंने मंडे और ट्यूसडे ले लिया ताकि यूट्यूब पे कंटिन्यूटी रहे, ठीक है।
रेस्ट वी विल सी टुमारो, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद। जो भी अब आपको प्लस क्लास पे मिल जाएगा, बाय बेटा। सब्सक्रिप्शन लीजिए, इन दोनों में से कोई भी कोड लगाइए, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द बेनिफिट्स एंड टेल मी दैट यू हैव टेकन सब्सक्रिप्शन यूजिंग दिस कोड, और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 858585